देखना, जब तुमसे शादी करके तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। मनीषा ये सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद विक्रम मनीषा से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ मनीषा को देखते ही हैरान हो जाती है। अरे कौन है बेटा ये लड़की, इसे घर पर ले आया है? माँ, ये आपकी बहू है। पैर छू लो मनीषा माँ के। जैसे ही मनीषा अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, संतोष एकदम से पीछे हो जाती है और गुस्से से कहती है, कोई सास नहीं हूँ मैं, मेरे पैर छूने की तुझे कोई जरूरत नहीं। और हाँ बेटा, तूने बिना पूछे मुझसे शादी की कैसे? मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी स्वीकारने नहीं वाली हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, वो आपका भी ख्याल रखेगी और घर का भी ख्याल रखेगी। आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। गरीब घर की लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? तूने एक बार भी नहीं सोचा? अरे कहाँ से लेकर आ गया तू इस गरीब लड़की को? किस खानदान की है, क्या कास्ट है, कैसी जगह से आई है, क्या पता है इसका? मैं हूँ माँ इसका सब कुछ। ये अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं और बहुत गरीब है। आप इसे इस घर के अंदर नहीं आने दोगी तो ठीक है, मैं भी इसके साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप इस घर में खुश रहो। विक्रम ऐसा कहकर घर छोड़कर जाने लगता है। अपनी आंखों के सामने जब वह अपने बेटे को जाते हुए देखती है तो संतोष की ममता उमड़ आती है और वह अपने बेटे और बहू को रोक लेती है। उसी दिन के बाद से मनीषा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और अपनी सास का अच्छे से ख्याल भी रखने लगती है। अरे माँ जी, क्या कर रही हो आप? अभी तक सोई नहीं हो? मैं आपके हाथ पैर में तेल लगा देती हूँ। मनीषा इस तरह अपनी सास की अच्छे से सेवा पानी करती है, जिसके चलते संतोष के मन से अमीर और गरीब का ख्याल और भेदभाव मन से निकल जाता है। इसी के चलते कुछ महीनों बाद संतोष का छोटा बेटा राजीव एक दिन उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बिना बताई शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो लड़की अच्छे परिवार से है, अगर आप कहो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। राजीव की बात सुनने के बाद संतोष उसकी पसंद की लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपनी पसंद की लड़की पायल को अपनी माँ से मिलवाता है। पायल बहुत अमीर थी और इसी बात का उसे घमंड भी था, लेकिन अमीरी के चलते संतोष बिना सोचे समझे ही अपने बेटे की शादी का रिश्ता पायल से कर देती है। कुछ ही दिनों में पायल शादी करके संतोष के घर आ जाती है, जहाँ वह अपनी जेठानी और अपनी सास का इतना ज्यादा प्यार देखकर जलने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी सास और मेरी जेठानी में कुछ ज्यादा ही बनती है, लेकिन मेरे रहते ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच फूट डाल कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपनी सास को अपनी गरीब जेठानी के चलते बहुत ज्यादा भड़काने लगती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ आपकी बड़ी बहू आपकी सहेलियों के साथ बहुत सारी चुगली कर रही है आपकी। अरे ये गरीब घर के लोग होते ही ऐसे, यहाँ वहाँ हम अमीर लोगों की चुगलियाँ करते हैं। पायल की बात सुनकर संतोष जैसे ही अपनी बड़ी बहू को देखती है, वह उसकी सहेलियों के साथ बहुत हंसते हुए बात कर रही होती है, जिसके चलते संतोष को उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। इसी प्रकार पायल दिन प्रतिदिन रोजाना अपनी सास के कान भरती ही रहती है, जिसकी वजह से अब संतोष के मन में अपनी अमीर बहू के प्रति ज्यादा प्यार होने लगता है और बड़ी बहू के लिए प्यार कम होने लगता है। एक दिन पायल रसोई में गैस ऑन करके छोड़ देती है और वहीं पर काम करने लगती है। तभी संतोष को बदबू आती है और वह रसोई में पहुंच जाती है। पायल रुक जा, तुझे पता है यहाँ पर गैस की कितनी स्मेल आ रही है? एक चिंगारी भी पूरे घर को राख कर सकती है। संतोष गैस सिलेंडर चेक करती है तो उसमें थोड़ी सी गैस लीक हो रही होती है, जिसे संतोष बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद गैस की सारी स्मेल खिड़की और दरवाजों के सहारे से बाहर निकल जाती है। पायल बहू, तुझसे पहले रसोई में काम कौन कर रहा था जिसने गैस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? माँ जी, मेरे आने से पहले तो यहाँ पर जेठानी जी काम कर रही थी। क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहती? ये सुनते ही संतोष को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बड़ी बहू को बुलाती है। मनीषा, अरे मनीषा की बच्ची, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। मनीषा फौरन अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? आप मुझे क्यों आवाज लगाकर बुला रही थी, वो भी इतनी जोर से चिल्लाकर? अरे तू मेरी बहू को मारना चाहती है क्या? तूने गैस खुली छोड़ दी, तेरी वजह से आज मेरी बहू का पता नहीं क्या हाल हो जाता। क्या तू उसकी अमीरी से जलती है? हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तो मुझे अपनी जान का बहुत खतरा लगता है। आप इस घर का बंटवारा क्यों नहीं कर देती हो?
संतोष पायल की बातों में आ जाती है और घर का बंटवारा कर देती है। बेचारी मनीषा रोती रह जाती है और उसकी सफाई में संतोष उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते अमीर देवरानी के हिस्से में घर का पूरा हिस्सा आ जाता है। सारी अच्छी अच्छी चीज उसी को मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ पायल को घर में केवल एक कमरा दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा होता है। मनीषा बेचारी को इस एक कमरे के अंदर अपना खाना पीना और बाकी के सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो वहीं पूरे घर की मालकिन पायल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ संतोष पायल से कोई भी काम कहती तो पायल उसे मना कर देती। अरे आपको दिक्कत क्या है? कभी कुछ तो कभी कुछ मुझे काम बताती ही रहती हो। मैं क्या यहाँ आपके काम करने के लिए आई हूँ? मैं अपनी नाइट पार्टी के लिए जा रही हूँ, अभी मैं आपका कोई काम नहीं सुन सकती। ऐसा कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। एक ग्लास पानी ही तो मांगा था अपनी अमीर बहू से, लेकिन देखो किस तरह मुझे मना करके चली गई। अरे पानी के लिए तो कोई दुश्मन भी किसी को मना नहीं करता। इससे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, गरीब है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उस दिन के बाद से संतोष अपनी बड़ी बहू मनीषा के साथ उस एक कमरे में ही रहने लगती है, जहाँ मनीषा उसकी पहले की तरह देखरेख भी करती है और उसके साथ अच्छे से रहती है। पायल घर की बहुत ज्यादा बेकदरी कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पति राजीव के लिए खाना तक नहीं बनाती, जिससे राजीव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन गुस्से में पायल से कहता है, क्या हालत बना रखी है तुमने घर की? अरे कम से कम घर की साफ सफाई तो तुम कर सकती हो। ऊपर से ना तो तुम सुबह नाश्ता देती हो और ना ही रात को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगा। पायल को गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस घर से निकालोगे? इस घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम भी है, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हें अपनी अमीरी और इस घर की प्रॉपर्टी के हिस्से पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, तुम इस घर में रहो, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। राजीव ऐसा कहकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजीव के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजीव, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे छोड़कर मत जाओ और ना ही मुझे डिवोर्स दो। मैंने जो गलती की मैं उसे सुधारूंगी। पायल को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख राजीव उसे माफ कर देता है, जिसके बाद पायल अपनी सास और अपनी जेठानी से माफी मांगती है और अपनी सास से बंटवारा खत्म करने के लिए कह देती है, जिसके बाद संतोष घर का बंटवारा खत्म कर देती है। अब देवरानी जेठानी घर के सारे काम मिल बांट कर करती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। आप दोनों की आज पहली रसोई की रस्म है, चलिए आप रसोई में अपनी पसंद का कुछ बना कर ले आइए। भैया और हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। संजना और सुप्रिया दोनों ही अपने पतियों को देखने के बाद अपनी ननद की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाती हैं और सभी के लिए पहली रसोई की रस्म के चलते कुछ बनाने लगती हैं। हमारी ननद हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही है, मुझे ही पसंद नहीं आया। तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पति है ना, उनके सामने तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके जाने के बाद हम उसे अपना असली रूप दिखाएंगे। संजना और सुप्रिया सभी के लिए कुछ बनाने के बाद नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जहाँ पर गांव की कुछ औरतें भी बैठी होती हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वैसे खाना अच्छा बनाया है दोनों बहू ने। सभी लोग खाना खाने के बाद सुप्रिया और संजना दोनों को नेक देकर चले जाते हैं। कुछ औरतें आपस में बातें करते हुए काजल से कहती हैं, बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो काजल, अब तुम्हारे भाइयों की शादी तो हो गई, अगला नंबर तुम्हारा ही है। तुम्हारी माँ से हमने तुम्हारा रिश्ता मांगा था, देखो जरा इसकी भाभीियों की शादी हुई है, लेकिन शादी के अगले दिन निखार भी इसी प्यारी सी बच्ची पर है। कितनी सुंदर है तू, तो हमारे घर की ही बहू बनेगी। काजल बहुत सुंदर और प्यारी थी, उसकी खूबसूरती के चलते गांव की सभी औरतें उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थीं और इसी बात से संजना और सुप्रिया दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ती थीं। वो अपने पतियों के सामने तो घर के सारे काम और अच्छे बनने का नाटक करती, लेकिन जैसे ही उन दोनों के पति नौकरी पर चले जाते वो काजल से घर के सारे काम करवाती है। ये क्या, अभी तक आराम से बैठी हो, दिखाई नहीं दे रहा घर में कितने सारे काम पड़े हैं और अभी सारे गंदे कपड़े भी पड़े हैं, जल्दी से उठो और काम करो। लेकिन भाभी मेरी आज तबीयत खराब है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। कहानी बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वैसे इस खूबसूरती का राज क्या है, तुम्हारी यही काम चोरी करना। अपनी दोनों भाभियों की ऐसी बातें सुनकर काजल चुप हो जाती है, उसे जवाब नहीं दिया जाता, जिसके चलते वो चुपचाप उनके बताए हुए कामों को करने लगती है। इसी दौरान काजल के दोनों भाई काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और उसकी अपने भाइयों से कोई बात नहीं हो पाती।
इसी का फायदा उठाकर दोनों भाभियां अपनी सुंदर ननद के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं, जिसके बाद बेचारी काजल यहाँ वहाँ धक्के खाती हुई सड़क पर चल रही होती है। भैया, आप दोनों कहाँ हो? आपकी बहन की बहुत बुरी हालत हो गई है भैया। आपके बिना देखो क्या हो गया। भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी भाभीियों ने तो मुझे आपको फोन भी नहीं करने दिया। अब मैं आप लोगों से कैसे बात करूं? काजल परेशान होकर चलती रहती है। चलते चलते उसे होश नहीं होता और वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है, जिसके हाथों में बहुत सारी प्यास होती है। वो सारी प्यास चारों तरफ बिखर जाती है। क्या किया तुमने? मेरी सारी प्यास बिखेर दी। चलो जल्दी से आ, अभी इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, नहीं तो यहाँ पर लोग मेरी प्यास पर टूट पड़ेंगे और सब उठा लेंगे। उस बूढ़े आदमी के कहने पर काजल उसकी मदद करती है और सारी प्याज उठाकर उसको दे देती है। पता नहीं कहाँ खोकर चली जा रही हो। अरे रास्ते का ध्यान रखो भाई, हम जैसे इंसान भी सड़क पर चलते हैं। तुम्हें पता है ना प्याज कितनी महंगी हो रखी है। नुकसान करवा दिया मेरा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और मेरी टक्कर आपसे हो गई। काजल जैसे ही माफी मांगती है, उस आदमी को बहुत तेज खांसी उठती है और उसकी सांस भी फूलने लगती है। बाबूजी, आप अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अस्थमा की परेशानी है, कभी भी सांस फूलने लगती है और खांसी होने लगती है। उसकी हालत देखकर काजल उसकी मदद करती है और सारी प्याज उसके घर तक छुड़वा कर आती है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी खड़ूस तो था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। बाबूजी, ये क्या? आपके घर पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए घर के सभी लोग? चले गए सब लोग मुझे छोड़कर। अरे वैसे भी आखिर मैं तो मुझे अकेला ही ऊपर जाना था, लेकिन मेरे परिवार वालों को दिखाई नहीं दिया कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। मेरे खड़ूसपन की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ दिया और खुद शहर चले गए। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे बाबूजी, क्या मैं आपके यहाँ आपके साथ आपकी बेटी बनकर रह सकती हूँ? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। काजल ऐसा कहने के बाद उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपने घर में रहने की जगह दे देता है। जिसके बाद से काजल उस बूढ़े आदमी का घर भी संभालती है और उसके साथ प्याज के ठेले पर प्याज बेचने की कोशिश करती है। साथ के साथ वो उसे प्याज के पराठे भी बनाकर खिलाती है, जो उस बूढ़े आदमी को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन उस आदमी के खेत की प्याज थोड़ी खराब होती है, जिसकी वजह से कोई उसे खरीदता नहीं। काफी समय से प्याज महंगी हो चुकी है और मेरी प्याज पता नहीं क्यों खराब हो जाती है। कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे खेत में आधी से ज्यादा प्याज खराब हो जाती है। कहीं कहीं गड्ढे अपने आप खुद जाते हैं, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप इतनी मेहनत से खेती करते हो, फिर कौन हो सकता है जो आपकी खेती को खराब कर रहा है? इस बारे में बूढ़े आदमी को कुछ पता नहीं होता। अगले दिन से काजल खुद खेतों में जाती है और वहाँ खेती करती है। ऐसे ही खेत में कुल्हाड़ी चलाते वक्त उसकी कुल्हाड़ी जमीन के अंदर किसी चीज में आकर टकराती है। ये क्या? यहाँ कुछ है क्या? ये आवाज कहाँ से आई होगी? कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं? काजल कुल्हाड़ी उठाकर फिर से चलाती है, जिसके बाद उसे जमीन के अंदर एक बॉक्स दिखाई पड़ता है। वो उस बॉक्स को निकालती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर से एक अजीब प्राणी निकलता है, जिसका आधा शरीर खरगोश का और आधा शरीर बोना प्रजाति का होता है। क्यों दिक्कत है तुम्हें? पहले वो बूढ़ा आदमी मुझे जाकर डिस्टर्ब किया करता था और अब तुम आ गई। तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाया मैंने, उसकी सारी खेती खराब करके। अब तुम्हें कैसे सिखाऊं? बता दो, तुम कैसे समझोगी? मेरा नाम काजल है, लेकिन तुम कौन हो और तुम इतने अजीब कैसे दिख रहे हो? तुम्हारा आधा शरीर खरगोश जैसे, कान, लेकिन तुम्हारा चेहरा जैसे बोना प्रजाति से मिलते जुलते हो। मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें मेरे ऐसे दिखने से क्या दिक्कत है? और आज वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। काजल बूढ़े आदमी के बारे में उस बोने प्राणी को सब समझाती है। वहीं वो उसके बारे में भी उससे पूछता है, जिसके बाद वो उसे अपने बारे में भी सब कुछ बताती है। लेकिन उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसे देखने बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। सच में इनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मेरे रहते अब ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खाने को कुछ देना होगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। काजल को कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ घर में प्याज ही मिलती है और वो प्याज के पराठे बनाकर उस बोने प्राणी को दे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने ये जो भी बनाया है सच में बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम हमारे खेतों को खराब नहीं करोगे, ताकि हम प्याज बेच सकें।
ये खेत कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई प्याज का खेत होगा। जहाँ पर से तुम एक भी प्याज तोड़ोगी तो वहाँ वैसे ही उसके जैसी प्याज उग जाएगी। और साथ ही उस प्याज से जब तुम ये प्याज का पराठा बनाओगी तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। चाहे तो तुम अपनी एक दुकान भी खोल सकते हो। आज के बाद मैं तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं करूंगा। वो बोना अजीब दिखने वाला खरगोश वापस अपने उस पिटारे में चला जाता है और वो जमीन के नीचे अपने आप गायब हो जाता है। वहीं खेत के अंदर प्याज उग जाती है और काजल जहाँ से भी प्याज तोड़ती है वहाँ अपने आप प्याज उग जाती है। उन प्याज से वो प्याज के पराठे बनाती है और रेडी लगाकर बेचना शुरू कर देती है। लोगों को प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। इसी के चलते जादुई पराठे वो भी प्याज के बहुत चलते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे बूढ़े आदमी का इलाज भी करवाती है और उसे ठीक कर देती है। बहुत अच्छी हो बेटी तुम। आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। तभी वहां पर बूढ़े आदमी के इतना कहते ही काजल के दोनों भाई आ जाते हैं और अपनी बीवियों से अपनी बहन से माफी मंगवाते हैं। संजना और सुप्रिया दोनों ही काजल से माफी मांगती हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती हैं। माफ कर दो ननन जी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे भैया को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हमें खूब डांटा और समझाया। हमसे भूल हो गई। हम विनती करते हैं हमारे साथ घर वापस चलो। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अपने परिवार को वापस से देखकर काजल बहुत खुश होती है।